आई विश मुझे ये पता होता जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो कि वीडियो शायद एक हफ्ते बाद आ रही है। पिछले हफ्ते मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। मैंने सिर्फ शायद मंडे को एक डाला था एंड उसके बाद मेरा कोई भी वीडियो डालने का मेन मोटिव नहीं रहा। एंड आज वापस वीडियो आ रही है हमारी। एंड कल मैंने जो वर्कआउट किया था लेग्स और ट्राइसेप का, वो आपने देखा होगा पहले। एंड बहुत ही बेसिक वर्कआउट था जिसमें मैंने स्क्वाट्स किए, लेग कर्ल किए, काफ किए एंड उसके बाद मैंने ट्राइसेप किया। एंड अब से मैं वीडियोस हिंदी में ही बनाया करूँगा ताकि मैं जो भी नॉलेज, टिप्स एंड जिम और फिटनेस से रिलेटेड क्वेरीज हों उसके बारे में अगर कोई मैं चीज़ शेयर करना चाहता हूँ तो फिर आप लोग उसको अपने जिम के ओवरऑल वैल्यू में ऐड कर सको एंड उससे और भी अच्छी ग्रोथ हासिल कर सको। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। आज के मेन टॉपिक मेरा ये रहने वाला है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्प्लिट सबसे अच्छा है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो फिर प्लीज़ अच्छे से देखना। आ, जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था तब मैंने सबसे पहले मिक्स करना शुरू किया, जो कि सब लोग करते हैं। अराउंड 2 हफ्ते मिक्स करने के बाद मुझे बेसिकली पता चल गया था कि कौन सी मसल में कौन सी एक्सरसाइज यूज़ करनी है एंड ऊपर ऊपर लेवल पे मुझे पता चल गया था। उसके बाद में मैंने एक प्रॉपर पुश पुल लेग्स स्प्लिट फॉलो करना शुरू किया। पुश पुल लेग्स स्प्लिट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वन ऑफ द मोस्ट टर्न स्प्लिट है। ट्रेनिंग स्प्लिट पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जब आप डिसाइड करते हो कि कौन सी मसल्स को कौन कौन से नंबर ऑफ एक्सरसाइज के सिलेक्शन से ट्रेन करना है, उससे हम लोग ट्रेनिंग स्प्लिट कहते हैं। आप खुद से डिसाइड करते हो कि आप कौन सी मसल आज करोगे, कौन से स्पेसिफिक डे पे करोगे, और उस मसल को टारगेट करने के लिए, उस मसल को ग्रो करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हो उनका आप सिलेक्शन करते हो और उससे आप अपना ट्रेनिंग स्प्लिट बनाते हो। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। मैंने पुश पुल लेग्स शुरू किया। पुश पुल लेग्स अपने में ही एक बहुत ही पॉपुलर स्प्लिट है एंड सबसे बड़ा रीज़न जो पुश पुल लेग्स के पॉपुलर होने का वो ये है कि एक ऐसा स्प्लिट है जो बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड एडवांस तक लोग यूज़ करते हैं। बट आई बिलीव कहीं ना कहीं यही सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है कि लोग पुश पुल लेग्स पे ही अपने 10 to 11 ईयर्स तक लोग ट्रेन करते देखे हैं मैंने। बट आई बिलीव कि सम वे ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, आप ट्रेन कर रहे हो पुश पुल लेग्स, देन आई बिलीव कि आपके लिए ठीक है। एज अ इंटरमीडिएट भी ठीक है अगर आपकी रिकवरी अच्छी है, क्योंकि पुश पुल लेग्स यू आर ट्रेनिंग 6 दिन। ठीक है, आप मंडे को चेस्ट शोल्डर कर रहे हो, ट्यूसडे को बैक बाइसेप कर रहे हो, वेंसडे को लेग ट्राइसेप कर रहे हो, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वही रिपीट कर रहे हो। ठीक है, एंड इससे होता क्या है कि एज अ बिगिनर हमारे पास ज़्यादा मसल मास नहीं है, हम ज़्यादा अपनी मसल्स या फिर अपनी बॉडी को स्टिमुलस प्रोवाइड, फटीग प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो फिर हमारी बॉडी जल्दी रिकवर कर सकती है, 72 आवर्स के पीरियड जो होता है रिकवरी का, उसके अंदर ही रिकवर कर सकती है। लेकिन जब आप उस लेवल को एक्सीड कर जाते हो, जब आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, आपकी मसल ज़्यादा टाइम के लिए फटीग रहती है, तो फिर मेरे को लगता है कि आपका एक सेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा सेशन आने तक हमको लगता है कि बॉडी शायद नहीं रिकवर कर पाती है। क्योंकि मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है क्लाइंट्स के साथ में कि अगर वो पहले जब करते थे अपना खुद के वर्कआउट, तो मान लो उन्होंने वेंसडे को लेग्स किया एंड अगले सैटरडे तक वो लोग लेग्स को रिकवर नहीं कर पाते थे। हो सकता है उनकी रिकवरी में बहुत सारे फ्लॉज हों, जो कि उनकी डाइट हो सकती है, उनका स्लीप हो सकता है, और उनका हाइड्रेशन भी मैटर करता है। वो किस तरीके से अपने रिकवरी प्रोटोकॉल्स रखते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, या फिर उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट बेसिकली अगर आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को लेकर चलते हो, देन रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सकती है, बट आफ्टर अ सम टाइम वो भी रुक जाएगी। सो आई फील लाइक कि 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत किसी को नहीं है। मेरे को लगता है अगर आप सिर्फ इस मोटिव से आ रहे हो कि 6 दिन ट्रेन करना है, देन आई थिंक इट्स टोटल स्टूपिडिटी। एक टाइम के बाद में रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी एंड इसकी वजह से आगे चल के हो सकता है आपको कोई भी इंजरी हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द इंजरी जो होंगी वो शोल्डर बेस्ड होंगी, या फिर लंबर स्पाइन में होंगी, और या फिर आपकी नी इंजरी हो सकती है। एंड बेसिकली मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा, क्या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं एक प्रोग्राम पे था और उस पर इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ गया था कि आई एंडेड अप गेटिंग अ लंबर बैक इंजरी, स्लिप डिस्क।
एंड उसको रिकवर करने में बहुत टाइम चला गया, सो इट वुड बी अ वेस्ट। सो आई थिंक कि आपको अपना ट्रेनिंग स्प्लिट कुछ इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए जहाँ पे आपकी रिकवरी भी हो सके, एंड इन केस अगर आपको ग्रोथ भी चाहिए एंड साथ में स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो आप समवेयर एक पावर बिल्डिंग प्रोग्राम बना सकते हो अपने लिए। एक पावर ट्रेनिंग स्प्लिट बना सकते हो जहाँ पे आप फिजिक पर भी काम कर रहे हो एंड साथ में आपकी स्ट्रेंथ लेवल्स भी बढ़ रहा है। बट फॉर मी, अगर आप इंटरमीडिएट का मार्क क्रॉस कर चुके हो या फिर अराउंड दैट मार्क हो, तो आपको अब न्यू वर्कआउट्स और ट्रेनिंग स्प्लिट्स ट्राई करने चाहिए। मार्केट में ओवरऑल सोशल मीडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग स्प्लिट्स हैं जो कि 4 डेज़ के हैं, 5 डेज़ के हैं, इवन 3 डेज़ के हैं। आई फील लाइक कि पर्सनली 3 डेज़ का तो बहुत ही कम है, बट 4 डेज़ इज़ वेरी इनफ। एंड सबसे पहले तो बात यही मेन आती है कि जो भी स्प्लिट आप तय करो उसमें धीरे धीरे करके अपना वर्कलोड बढ़ाओ, एकदम से उसमें अपने लास्ट प्रीवियस ट्रेनिंग स्प्लिट्स के वर्कलोड जो आपने थे उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप न्यू तरीके का ट्रेनिंग स्प्लिट लाते हो उसमें आपको बहुत सारे न्यू लेवल की फटीग मिलेंगे। इस तरीके से आप अगर अपना कोई भी एक्सरसाइज को बदलते हो एंड या फिर उनको करने का तरीका या फिर उनको कब कब आप ट्रेन कर रहे हो उनको करने का तरीका, तो आप पहले अपनी बॉडी को थोड़ा यूज़ तो होने दो उस चेंज को, एंड उसके बाद आप वापस वहाँ से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है कि लोग पुश पुल लेग्स में करते हैं वो ये होता है कि चेस्ट शोल्डर बैक बाइसेप लेग ट्राइसेप और फिर वापस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रिपीट करना। इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है। चेस्ट करते हैं लोग 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज कर ली, फिर मैं मैंने आज तक नहीं देखा कि जिम में अगर कोई प्रॉपर पुश पुल लेग्स कर रहा हो और उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप को लेके उसने 3 से 4 एक्सरसाइज ना करी हो, जिसकी वजह से आपने नेक्स्ट बॉडी पार्ट पे इतना ऑलरेडी फटीग डाल दिया है कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कि रिकवरी क्यों नहीं हो रही। ओके, अब मैं बताता हूँ कि मेरा स्प्लिट कैसा दिखता है। अभी मैं 6 दिन ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 6 डेज़ के लिए छोड़ के रखा था, 6 महीने के लिए छोड़ के रखा था, सॉरी। एंड अब वापस जब मैंने ट्रेन करना शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कि वापस जितना भी हो सके जो मसल मैंने खोया है, उसको वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गोल्डन पीरियड होता है। एंड आई एम रियली नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि अभी मेरी डाइट अच्छी नहीं चल रही है, एंड ये सबसे गोल्डन पीरियड होता है जब आप अपना मसल का रिकम्पोजिशन वापस कर सकते हो, अपनी रिकम्पोजिशन ला सकते हो, बॉडी रिकम्पोजिशन अच्छे से कर सकते हो। एंड आई फील लाइक कि अगर आपका वही रिकवरी प्रोटोकॉल एंड आपका अगर मील और डाइट और न्यूट्रिशन ही बेकार है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे कंपेयर टू जो एक अच्छी डाइट और रिकवरी के साथ में मिल सकते थे। सो अभी का मेरा स्प्लिट कुछ ऐसा है कि मैं चेस्ट शोल्डर बैक बाइसेप और लेग ट्राइसेप कर रहा हूँ, एंड इसको मैं 6 डेज अ वीक कर रहा हूँ। एंड सी मेरे में चेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से मेरी रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ये है कि मैं चेस्ट में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करता हूँ। एक है फ्लैट बेंच प्रेस या फिर वो डंबल प्रेस हो सकती है, और एक है इंक्लाइन बारबेल प्रेस या फिर कभी अल्टरनेट डेज पे डंबल प्रेस। अगर मेरे को करना भी होगा तो फिर मैं इसमें स्विच कर सकता हूँ फ्री वेट से लेके स्मिथ मशीन में, जिसमें मैं सिर्फ स्मिथ मशीन पे वेट्स कर सकता हूँ और फ्री वेट्स में बारबेल एंड डंबल्स में स्विच कर सकता हूँ। एंड सिर्फ चेस्ट में सिर्फ यही मेरे को 2 एक्सरसाइज इनफ है क्योंकि चेस्ट का मसल ऑलरेडी इतना छोटा है कि उसको टारगेट करने के लिए 3-4 एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। एंड अपर चेस्ट जो हम लोग का है उसको टारगेट करने के लिए मैं सिर्फ इंक्लाइन बेंच प्रेस करता हूँ एंड फिर फ्लैट बेंच प्रेस, वही एक बेसिक चीज़ है। एंड शोल्डर्स में मैं सिर्फ लैटरल रेजेस करता हूँ, एंड 2 सेट शायद मैं फ्रंट हेड को ट्रेन करने के लिए करता हूँ ओवरहेड प्रेसिंग के। वो भी बहुत ही लाइक मेनली कम ही रहता है। लाइक आज मेरा चेस्ट एंड शोल्डर था तो बेसिकली मैंने चेस्ट में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करी। एक मैंने फ्लैट डंबल प्रेस किया है, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, और साथ में इंक्लाइन मशीन प्रेस किया। साथ में उसके बाद मैंने सिर्फ एक सेट शोल्डर प्रेस का किया है जिसमें मैंने टी बार की मदद से सिर्फ एक हाथ से यूनिलैटरल एक्सरसाइज करी है, एंड उसके बाद मैंने 2 सेट लैटरल रेजेस करे हैं टिल मैकेनिकल टेंशन फेलियर। एंड
बस मेरा बेसिक स्टफ यही था। बैक डे पे मेरा सीन कुछ ऐसा रहता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ एक लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज से, किसी भी तरीके की है जहाँ पे लैट को ग्रेटर एम्फेसिस मिले, तो वो सिर्फ बेसिकली मैं लैट पुल डाउन करता हूँ। उसके बाद एक रोइंग मूवमेंट जो कि मेरे कोई भी हो सकती है, एंड उस मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं मशीन पे सीटेड लो केबल रोइंग करूँ, लेकिन कई बार मैं स्विच करने के लिए सिंगल आर्म हैवी डंबल रोज भी कर लेता हूँ। तो ये दो एक्सरसाइज होती हैं, तीसरी मेरी लोअर बैक पे होती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद बाइसेप्स में सिर्फ मैं दो एक्सरसाइज करता हूँ, एंड उसमें एक एक्सरसाइज जो रहती है वो होती है प्रीचर कर्ल, एंड सेकंड जो होती है वो होती है हैमर कर्ल। मेरा सेट्स का स्ट्रक्चर इन दोनों में ऐसा रहता है कि मैं बाइसेप्स में हर एक एक्सरसाइज के सिर्फ दो ही सेट्स करता हूँ, टोटल टू वो चार ही होते हैं। एंड बैक में मैं अगर सिर्फ अपने प्रिपरेशन सेट्स को छोड़ के मेन सेट्स की बात करूँ तो वो भी अराउंड थ्री ही रहते हैं। एंड तो फिर अगर हम इक्वली देखें तो 3 to 3 6 हो जाते हैं, एंड बाइसेप्स में 4 सेट्स, दैट्स इट। एंड उनके साथ में मैं एप्स भी कर लेता हूँ जो कि 3 सेट्स रहते हैं। किसी भी तरीके का एप्स वर्कआउट मैं नहीं करता हूँ। बेसिकली पहले मैं कोई भी तरीके का ऐप वर्कआउट नहीं करता था, बट अभी मैंने रिसेंटली ही उसे ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोर बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता था जब मैं थोड़ा सा क्रॉसफिट तरीके से ट्रेन करता था। बट अब मैं थोड़ा सा क्रॉसफिट या फिर थोड़ा सा एथलेटिक अप्रोच हटा के एक प्रॉपर फिजिक बिल्डिंग वर्कआउट करता हूँ। तो फिर मैं आप लाइक वो अलग से करना पड़ता है मेरे को, एंड उसमें मैं 3 सेट्स करता हूँ एप्स क्रंचेस के बेसिकली। एंड साथ में लेग्स डे जो था वो तो आपने देखा ही, किसी भी तरीके का मशीन स्क्वाट या फिर स्मिथ स्क्वाट। अगर मैं स्मिथ मशीन पे कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट ही स्क्वाट करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्वाड्स डोमिनेटेड रहता है। बैक स्क्वाट्स भी रहते हैं बट वो ज़्यादा क्वाड्स पे लोड नहीं दे पाता कंपेयर टू फ्रंट स्क्वाट और मशीन स्क्वाट्स। एंड उसके बाद सिंपली एक हिंजिंग मूवमेंट होता है जो कि मैं अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी लोअर बैक इंजरी है, एंड उसकी जगह रिप्लेसमेंट में मैं लाइंग लेग कर्ल कर लेता हूँ। काफ मैं दो तरीके से करता हूँ, एक सीटेड जो कि मेरे काफ के डीप मसल्स को ट्रेन करता है, एंड फिर एक बाहर का काफ जो मेरा गैस्ट्रोनोमियस है, गैस्ट्रोक्नोमियस निमियस, उसको ट्रेन करने के लिए मैं स्टैंडिंग काफ रेजेस करता हूँ। एंड बैक की काफ करने से मेरा डीप जो काफ का मसल है वो ट्रेन हो जाता है, जिससे मेरे काफ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। ट्राइसेप में भी सेम बाइसेप जैसा प्रोटोकॉल है मेरा, 2 सेट्स पर मसल, जो एक रहता है कोई भी तरीके का पुश डाउन और कोई भी तरीके का एक ओवरहेड मूवमेंट, और उससे मेरे सारे ट्राइसेप हेड्स सेम आते हैं। बेसिकली यही है दैट आगे चल के मैं इसको चेंज करने वाला हूँ और 4 दिन का स्प्लिट रखूँगा, एंड वो मैं डिटरमाइन करूँगा कि मुझे किस तरीके से रखना है। बट मेरा कहने का यही मतलब है मेन कि मैं एक तरीके का एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि बेसिकली मेरे को पता है कि मेरा एरोबिक ओवरऑल लाइक स्टामिना एंड एरोबिक कैपेसिटी बहुत कम है। तो मैं उस पर पर्सनली वर्क करना चाहता हूँ, एंड आई इवन आई वुड से कि आप लोग अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो, किसी भी तरीके का कार्डियो करो, एंड थोड़ा सा फास्टेड कार्डियो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फास्टेड कार्डियो का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि तेज़ करने का, इसका मतलब ये हुआ कि खाली पेट करो, ठीक है। एंड साथ में मैं कहूँगा कि रनिंग से बेटर है साइकिलिंग करो, एंड किसी भी तरीके से अगर हो सके तो साइकिल को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाने के लिए गियर वाली साइकिल में थोड़ा सा कम गियर पे क्लाइंबिंग टाइप में, किसी भी अगर आपके ओवर ब्रिज है तो वहाँ पे क्लाइंब करो, जिससे आपकी सच में हार्ट आपकी हार्ट मसल्स जो हैं वो चैलेंज, जो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव होगी उससे। एंड एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो जिम ट्रैवल करके ही कर सकते हो। बेसिकली अगर आप वॉक भी कर रहे हो 10,000 15,000 स्टेप्स, दैट वुड बी मच इनफ। एंड आई फील लाइक कि वॉकिंग इज़ मच बेटर देन रनिंग। रनिंग कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है बॉडी में, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर जॉइंट्स और किसी भी तरीके से। रनिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्स है जिनको मैं डिबंक करना चाहता हूँ, सो इस पर भी बनाऊँगा। टिल देन थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो फिर आई एम रियली सॉरी इस वीडियो में। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। बाकी थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा, एंड स्टिल थैंक यू आपने नहीं देखा तो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।